भाग 2। आप में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाना। अध्याय 7। आप जो हैं वही बनना। असली मुद्दा यह है कि आपको किन बदलावों से गुजरना होगा और इस प्रक्रिया में आप कौन बनेंगे। मेरे अमीर पिता ने कहा, बेघर होना मायने नहीं रखता। यह इस बारे में है कि आप कौन हैं। प्रयास करते रहो और तुम कुछ बन जाओगे। छोड़ो और तुम भी कुछ बन जाओगे, लेकिन वही व्यक्ति नहीं जिन परिवर्तनों से आप गुजरते हैं। आप में से जो लोग नौकरी की सुरक्षा से वित्तीय सुरक्षा की ओर जाने पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए मैं केवल प्रोत्साहन के शब्द ही कह सकता हूँ। किम और मेरे लिए आगे बढ़ने का साहस जुटाने से पहले बेघर और हताश होना पड़ा। वह हमारा मार्ग था, लेकिन यह निश्चित रूप से आपका मार्ग नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसे तैयार सिस्टम हैं जो आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर पुल पार करने में मदद कर सकते हैं। असली मुद्दा यह है कि आपको आंतरिक रूप से किस बदलाव से गुजरना होगा और इस प्रक्रिया में आप कौन बनते हैं। कुछ लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान है, दूसरों के लिए यात्रा असंभव है। पैसा एक दवा है। अमीर पिताजी हमेशा माइक और मुझसे कहते थे, पैसा एक दवा है। जब हमने उसके लिए काम किया तो उसने हमें भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उसने कभी भुगतान नहीं किया। चाहते थे कि हम पैसे के लिए काम करने के आदी हो जाएं। यदि आप पैसे के आदी हो जाते हैं तो उस लत को छोड़ना कठिन है। जब मैंने कैलिफोर्निया से एक वयस्क व्यक्ति के रूप में उससे पैसे मांगने के लिए फोन किया, तो वह उस पैटर्न को तोड़ने वाला नहीं था जो उसने वर्षों पहले मेरे साथ शुरू किया था। बचपन में उसने हमें पैसे नहीं दिए और वह अभी शुरुआत भी नहीं करने वाला था। इसके बजाय वह सख्त बने रहे और मुझे पैसे के लिए काम करने की लत से दूर रखा। उन्होंने पैसे को एक दवा कहा क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास पैसा होने पर वे खुश थे और जब उनके पास पैसा नहीं था तो वे परेशान या मूडी थे। जिस प्रकार हेरोइन के आदी लोग नशे का इंजेक्शन लेने पर नशे की लत में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार जब उन्हें यह दवा नहीं मिलती तो वे मूडी और हिंसक हो जाते हैं। पैसे की लत लगाने वाली शक्ति से सावधान रहें, वह अक्सर कहा करते थे। एक बार जब आप इसे प्राप्त करने के आदी हो जाते हैं तो वह लत आपको उसी तरह से जोड़े रखती है जिस तरह से आपने इसे प्राप्त किया है। दूसरे तरीके से कहें तो यदि आप एक कर्मचारी के रूप में पैसा प्राप्त करते हैं तो आप इसे प्राप्त करने के उस तरीके के आदी हो जाते हैं। यदि आपको स्वरोजगार द्वारा पैसा पैदा करने की आदत है तो उस तरह से पैसा कमाने के मोह को तोड़ना अक्सर मुश्किल होता है। और अगर आपको सरकारी मदद की आदत हो जाती है तो उसे तोड़ना भी एक कठिन पैटर्न है। अमीर डैडी ने कहा, बाईं ओर से दाईं ओर जाने में सबसे कठिन हिस्सा आपके पैसे कमाने के तरीके से लगाव है। यह एक आदत तोड़ने से कहीं अधिक है। यह एक लत को तोड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने माइक और मुझ पर जोर दिया कि कभी भी पैसे के लिए काम न करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम धन प्राप्त करने के तरीके के रूप में अपनी स्वयं की प्रणाली बनाना सीखें। ढांचा। किम और मेरे लिए बी और आई चतुर्थांश में आय उत्पन्न करने वाले लोग बनने की कोशिश में सबसे कठिन हिस्सा यह था कि हमारी सभी पिछली कंडीशनिंग हमें पीछे खींच रही थी। यह कठिन था जब दोस्तों ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल जाती? यह और भी कठिन था क्योंकि हम में से एक हिस्सा ऐसा भी था जो तनख्वाह की सुरक्षा के लिए वापस जाना चाहता था। अमीर पिता ने माइक और मुझे समझाया कि पैसे की दुनिया एक बड़ी व्यवस्था है और एक व्यक्ति के रूप में हमें यह सीखना चाहिए कि उस प्रणाली के भीतर कुछ पैटर्न में कैसे काम किया जाए। एक ही सिस्टम के लिए काम करता है।
एक एस प्रणाली है। ए बी सिस्टम बनाता है, उसका स्वामित्व रखता है और उसे नियंत्रित करता है। मैं सिस्टम में पैसा निवेश करता हूँ। अमीर डैडी जिस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे, वह पैटर्न था जिसकी ओर हम स्वाभाविक रूप से तब आकर्षित होते हैं जब पैसे की बात आती है। जब किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत महसूस होती है, अमीर डैडी ने समझाया, एक ही स्वचालित रूप से नौकरी की तलाश करेगा, एक एस अक्सर अकेले कुछ करेगा, एक बी एक ऐसी प्रणाली बनाएगा या खरीदेगा जो पैसा पैदा करती है, और एक मैं देखूंगा ऐसी परिसंपत्ति में निवेश करने के अवसर के लिए जो अधिक पैसा पैदा करती है। किसी पैटर्न को बदलना कठिन क्यों है? किसी पैटर्न को बदलना इसलिए कठिन है क्योंकि आज पैसा जीवन के लिए आवश्यक है। कृषि युग में पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि भूमि पैसे के बिना भोजन, आश्रय, गर्मी और पानी प्रदान कर सकती थी। एक बार जब हम औद्योगिक युग के दौरान शहरों में चले गए तो पैसा ही जीवन का प्रतीक था। आज पानी के भी पैसे खर्च होते हैं, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे बताया कि जब आप मान लीजिए ई चतुर्थांश से बी चतुर्थांश की ओर बढ़ना शुरू करते हैं तो आपका वह हिस्सा जो ई होने का आदी है या डरता है कि जीवन समाप्त हो जाएगा, लात मारना और वापस लड़ना शुरू कर देता है। यह एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह है जो हवा के लिए संघर्ष करना शुरू कर देता है, या एक भूखा आदमी जो जीवित रहने के लिए कुछ भी खा लेगा। यह आंतरिक लड़ाई है जो इसे इतना कठिन बनाती है। अब आप कौन नहीं हैं और आप क्या बनना चाहते हैं के बीच संघर्ष ही समस्या है, अमीर पिताजी ने मुझे फोन पर समझाया। आपका वह हिस्सा जो अभी भी सुरक्षा चाहता है, वह आपके उस हिस्से के साथ युद्ध में है जो आजादी चाहता है। केवल आप ही तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। आप या तो उस व्यवसाय का निर्माण करेंगे या आप नौकरी खोजने के लिए वापस चले जाएंगे, हमेशा के लिए। अपना जुनून खोजें। क्या तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो? अमीर पिताजी से पूछा। हाँ, मैंने झट से कहा। क्या आप भूल गए हैं कि आपने क्या करने का निश्चय किया था? क्या आप अपने जुनून के बारे में भूल गए हैं और किस वजह से आप पहली बार इस मुश्किल स्थिति में आए? अमीर पिताजी से पूछा। ओह, मैंने थोड़ा चौंकते हुए उत्तर दिया। मैं भूल गया था। मैं अपना सिर साफ करते हुए पे फोन पर खड़ा हो गया ताकि मुझे याद आ सके कि सबसे पहले मैं इस झंझट में कैसे पड़ा। मुझे यह पता था, अमीर डैडी ने फोन पर तेज आवाज में कहा। आप अपने सपने को जीवित रखने की तुलना में अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में अधिक चिंतित हैं। आपके डर ने आपके जुनून को किनारे कर दिया है। आगे बढ़ते रहने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिल में लौ को जीवित रखना है। हमेशा याद रखें कि आप क्या करने निकले हैं और यात्रा आसान हो जाएगी। अपने बारे में अधिक चिंता करना शुरू करें और आपका डर आपकी आत्मा को खाने लगेगा। जुनून से व्यवसाय बनता है, डर से नहीं। आप यहाँ तक आ गए हैं। तुम करीब हो, इसलिए अब पीछे मत मुड़ो। याद रखें कि आप क्या करने के लिए निकले हैं, उस स्मृति को अपने दिल में रखें और लौ को चालू रखें। आप हमेशा छोड़ सकते हैं, तो अब क्यों छोड़े? इतना कहकर अमीर पिताजी ने मुझे शुभकामनाएं दी और फोन रख दिया। वह सही था। मैं भूल गया था कि मैं इस यात्रा पर क्यों निकला था। मैंने अपना सपना खो दिया था और अपने डर को अपने सिर के साथ साथ अपने दिल में भी भरने दिया था। मैं अपना जुनून भूल गया था। अब समय आ गया है कि इसे घटित किया जाए या घर वापस जाकर इसके बारे में भूल जाया जाए। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर मैंने अमीर पिताजी के अंतिम शब्द सुने, आप हमेशा छोड़ सकते हैं। तो अब क्यों छोड़े? मैंने तब तक छोड़ने में देरी करने का फैसला किया जब तक कि मैं कुछ कर नहीं लेता।
सिस्टम का स्वामित्व रखने वाला शिक्षक बनना। मेरा डर और सफलता की कमी मुझे परेशान कर रही थी और मेरा सपना एक तरफ धकेल दिया गया था। मेरा सपना एक अलग तरह की स्कूल प्रणाली बनाना था, उन लोगों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम जो उद्यमी और निवेशक बनना चाहते हैं। जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, मेरा मन हाई स्कूल की ओर चला गया। जब मैं 15 साल का था तो मेरे हाई स्कूल मार्गदर्शन परामर्शदाता ने मुझसे पूछा, बड़े होकर तुम क्या करोगे? क्या आप अपने पिता की तरह शिक्षक बनने जा रहे हैं? अपने परामर्शदाता की ओर सीधे देखते हुए मेरा उत्तर सीधा, मजबूत और दृढ़ विश्वास से भरा था। मैं कभी शिक्षक नहीं बनूंगा। शिक्षक बनना मेरे लिए आखिरी काम है। मुझे सिर्फ स्कूल ही नापसंद नहीं था, मुझे उससे नफरत थी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने और सुनने के लिए मजबूर किए जाने से बिल्कुल नफरत है, जिसे मैं विशेष रूप से पसंद नहीं करता या जिसका मैं सम्मान नहीं करता। उस विषय पर कई महीनों तक बोलना जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं हड़बड़ाया, व्याकुल हुआ, कमरे के पीछे समस्याएं पैदा की या बस कक्षा छोड़ दी। इसलिए जब मेरे मार्गदर्शन परामर्शदाता ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए एक शिक्षक के रूप में करियर बनाने की योजना बना रहा हूं, तो मैं लगभग सकते में आ गया। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि जुनून प्यार और नफरत का मिश्रण है। मुझे सीखना पसंद था, लेकिन मुझे स्कूल से नफरत थी। मुझे वहां बैठना और कुछ ऐसा बनने के लिए प्रोग्राम किया जाना बिल्कुल नापसंद था जो मैं नहीं बनना चाहता था। मैं अकेला नहीं था। शिक्षा पर उल्लेखनीय उद्धरण। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, व्यक्तिगत रूप से मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, हालांकि मुझे हमेशा सिखाया जाना पसंद नहीं है। जॉन अपडाइक ने कहा, संस्थापक पिताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लिया कि बच्चे अपने माता पिता पर एक अप्राकृतिक दबाव हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल नामक जेलें प्रदान की जो शिक्षा नामक यातनाओं से सुसज्जित थीं। नॉर्मन डगलस ने कहा, शिक्षा गूंज का राज्य नियंत्रित निर्माण है। H.L. मेनकेन ने कहा, मेरा मानना है कि स्कूल के दिन मानव अस्तित्व की पूरी अवधि में सबसे दुखद दिन हैं। वे नीरस अबोधगमय कार्यों, नए और अप्रिय अध्यादेशों और सामान्य ज्ञान और सामान्य शालीनता के क्रूर उल्लंघनों से भरे हुए हैं। गैलीलियो ने कहा, आप किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल इसे अपने भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा, मैंने स्कूली शिक्षा को कभी भी अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, कुल मिलाकर बहुत अधिक शिक्षा है, खासकर अमेरिकी स्कूलों में। मेरे शिक्षित पिता की ओर से एक उपहार। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ ये उद्धरण साझा किए, वह मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता थे। उन्होंने स्कूल प्रणाली से भी घृणा की, हालांकि वे इसमें सफल हुए। वह शिक्षक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने भी व्यवस्था बदलने का सपना देखा था, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें कुचल दिया। उन्होंने अपना जुनून संभाला, बदलने की कोशिश की। सिस्टम और एक ईंट की दीवार से टकरा गया। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें बहुत से लोग पैसा कमा रहे थे और कोई भी इसे बदलना नहीं चाहता था। हालांकि बदलाव की आवश्यकता के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। शायद मेरा मार्गदर्शन परामर्शदाता मानसिक था, क्योंकि वर्षों बाद मैं वास्तव में अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहा था। मैंने बस उसी प्रणाली में उसका अनुसरण नहीं किया। मैं वही जुनून लेकर अपना सिस्टम बना रहा था। जब मेरे शिक्षित पिता को पता चला कि किम और मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, अपनी शैक्षिक प्रणाली स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने हमें वे उद्धरण भेजे। उद्धरण के पृष्ठ के शीर्ष पर ये शब्द लिखे हुए थे, चलते रहो, पिता से प्यार।
उस क्षण तक मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे शिक्षित पिता इस प्रणाली से कितनी नफरत करते थे और यह युवाओं के साथ क्या करती थी। लेकिन प्रोत्साहन के इस संकेत के बाद चीजें समझ में आने लगी। जो जुनून मुझे तब चला रहा था, वही जुनून उसे सालों पहले चला रहा था। मैं बिल्कुल अपने असली पिता की तरह था और मैंने अनजाने में ही उनसे मशाल सीख ली थी। मैं मूलतः एक शिक्षक था। शायद इसीलिए मुझे इस सिस्टम से इतनी नफरत थी। आखिर में मैं दोनों पिता बन गया था। अपने अमीर पिता से मैंने पूंजीपति होने के रहस्य सीखे। अपने उच्च शिक्षित पिता से मुझे पढ़ाने का जुनून विरासत में मिला। इस संयोजन के साथ मैं अब शैक्षिक प्रणाली के बारे में कुछ कर सकता हूँ। मुझ में मौजूदा सिस्टम को बदलने की इच्छा या क्षमता नहीं थी, लेकिन मेरे पास अपना सिस्टम बनाने का ज्ञान था। प्रशिक्षण के वर्षों का फल मिलने लगा है। वर्षों तक मेरे अमीर पिता ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए तैयार किया जिसने व्यवसाय और व्यवसाय प्रणालियां बनाई। 1977 में मैंने जो व्यवसाय स्थापित किया वह एक विनिर्माण कंपनी थी। हम नायलॉन और वेल्क्रो सर्फर वॉलेट बनाने वाली पहली कंपनियों में से एक थे जो चमकीले रंगों में आते थे। हमने उस उत्पाद का अनुसरण जूते की जेब के साथ किया, एक छोटा बटुआ जो नायलॉन और वेल्क्रो से बना होता है, जो दौड़ने वाले जूते के फीते से जुड़ा होता है। 1978 में जॉगिंग एक नया क्रेज था और धावक हमेशा अपनी चाबियां, पैसे और आईडी कार्ड रखने के लिए जगह चाहते थे। हमारी जबरदस्त सफलता अभूतपूर्व थी, लेकिन जल्द ही उत्पाद लाइन और व्यवसाय के प्रति जुनून खत्म हो गया। एक बार जब मेरी छोटी कंपनी को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा तो यह कमजोर पड़ने लगी। ताइवान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग मेरे समान उत्पाद भेज रहे थे और खत्म हो रहे थे। हमने जो बाजार विकसित किए उनकी कीमतें इतनी कम थीं कि हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं था। वे उत्पादों को बनाने में हमारी लागत से भी कम कीमत पर खुदरा बिक्री कर रहे थे। हमारी छोटी सी कंपनी को एक दुविधा का सामना करना पड़ा, उनसे लड़े या उनके साथ जुड़े। मुझे और मेरे साथियों को एहसास हुआ कि हम लड़ाई नहीं जीत सकते। सस्ते उत्पादों से बाजार में बाढ़ लाने वाली कंपनियां बहुत मजबूत थीं। एक वोट लिया गया और हमने उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। त्रासदी यह थी कि बचाए रखने के लिए हमें अपने अधिकांश वफादार और मेहनती कर्मचारियों को छोड़ना पड़ा। इससे मेरा दिल टूट गया। जब मैंने कोरिया और ताइवान में अपने विनिर्माण के लिए अनुबंधित नई फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया तो मेरी आत्मा थोड़ी मर गई। इन युवा श्रमिकों को जिन कामकाजी परिस्थितियों में मजबूर किया गया वह क्रूर और अमानवीय थी। मैंने 5 श्रमिकों को एक स्थान पर एक के ऊपर एक रखे हुए देखा जहां हम केवल एक श्रमिक को अनुमति दे सकते थे। मेरी अंतरात्मा मुझे गहराई से परेशान करने लगी, न केवल उन श्रमिकों के लिए जिन्हें हमने अमेरिका में जाने दिया, बल्कि विदेशों में हमारे नए श्रमिकों के लिए भी। हालांकि हमने विदेशी प्रतिस्पर्धा की वित्तीय समस्या को हल कर लिया था और बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा दिल अब व्यवसाय में नहीं था। परिणामस्वरूप व्यवसाय को नुकसान होने लगा। इसकी आत्मा चली गई क्योंकि मेरी आत्मा चली गई। मैं अब अमीर नहीं बनना चाहता था, अगर इसका मतलब इतने कम वेतन वाले श्रमिकों का शोषण करना हो। मैंने लोगों को व्यवसाय के कर्मचारी के बजाय व्यवसाय का मालिक बनने के लिए शिक्षित करने के बारे में सोचना शुरू किया। 32 साल की उम्र में मैं शिक्षक बनना शुरू कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था। व्यापार में गिरावट शुरू हुई, सिस्टम की कमी के कारण नहीं, बल्कि दिल या जुनून की कमी के कारण। जब किम और मैंने अपना नया व्यवसाय उद्यम शुरू किया, तब तक वॉलेट कंपनी चुकी थी। आकार में कमी आ रही है। 1983 में
मुझे हवाई विश्वविद्यालय में MBA कक्षा में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने उन्हें नौकरी की सुरक्षा पर अपने विचार दिए। उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। कुछ वर्षों में आप में से कई लोग अपनी नौकरियां खो देंगे या कम और कम पैसे पर कम और कम सुरक्षा के साथ काम करने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि मेरे काम के कारण मुझे दुनिया की यात्रा करनी पड़ी, मैंने सस्ते श्रम और प्रौद्योगिकी के नवाचारों की संयुक्त शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मुझे एहसास हुआ कि एशिया, यूरोप, रूस या दक्षिण अमेरिका में एक कार्यकर्ता वास्तव में था। अमेरिका में श्रमिकों के साथ प्रतिस्पर्धा। मैं जानता था कि श्रमिकों और मध्य प्रबंधकों के लिए उच्च वेतन और सुरक्षित नौकरी का विचार एक ऐसा विचार था जिसका समय बीत चुका है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए बड़ी कंपनियों को जल्द ही अपने कर्मचारियों की संख्या और श्रमिकों को भुगतान किए जाने वाले डॉलर दोनों में कटौती करनी होगी। मुझसे कभी भी हवाई विश्वविद्यालय में वापस आने के लिए नहीं कहा गया। कुछ साल बाद डाउनसाइजिंग शब्द आम हो गया। हर बार जब एक बड़ी कंपनी का किसी अन्य कंपनी में विलय हो जाता है तो कर्मचारी बेकार हो जाते हैं और कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है। जब भी मालिक अपने शेयरधारकों को खुश करना चाहते थे, आकार में कटौती हो जाती थी। प्रत्येक आकार घटाने के साथ मैंने देखा कि शीर्ष पर मौजूद लोग और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और नीचे के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जब भी मैंने किसी को यह कहते हुए सुना, मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहा हूं ताकि उसे अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके, मैं घबरा जाता था। नौकरी के लिए तैयार रहना अल्पावधि के लिए एक अच्छा विचार है, लेकिन लंबी अवधि के लिए यह पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मैं एक शिक्षक बन रहा था। अपने जुनून के इर्द गिर्द एक सिस्टम बनाएं। हालांकि मेरी निर्माण कंपनी बदल गई थी और फिर से अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मेरा जुनून खत्म हो गया था। रिच डैड ने मेरी निराशा को व्यक्त करते हुए कहा, स्कूल के दिन खत्म हो गए हैं। यह आपके दिल के चारों ओर एक प्रणाली बनाने का समय है। अपने जुनून के इर्द गिर्द एक सिस्टम बनाएं। विनिर्माण कंपनी को जाने दें और जो आप जानते हैं कि आपको बनाना चाहिए उसे बनाएं। तुमने मुझसे अच्छी तरह सीखा है, लेकिन तुम अब भी अपने पिता के पुत्र हो। आप और आपके पिता गहराई से शिक्षक हैं। किन और मैंने सब कुछ पैक किया और नई शिक्षण विधियों को सीखने के लिए कैलिफोर्निया चले गए ताकि हम उन विधियों के आसपास एक व्यवसाय बना सकें। इससे पहले कि हम कारोबार को जमीन पर उतार पाते, हमारे पास पैसे खत्म हो गए और हम सड़क पर आ गए। यह मेरे अमीर पिता को किया गया फोन था। मेरी पत्नी मेरे पास खड़ी थी, खुद पर गुस्सा था और उस जुनून का फिर से जागना था जिसने हमें उस मुसीबत से बाहर निकाला जिसमें हम थे। जल्द ही हम एक कंपनी बनाने के लिए वापस आ गए। कंपनी एक शैक्षिक कंपनी थी जो शिक्षण विधियों का उपयोग करती थी जो पारंपरिक स्कूलों में उपयोग की जाने वाली विधियों के बिल्कुल विपरीत थी। छात्रों को शांत बैठने के लिए कहने के बजाय हमने उन्हें सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाने के बजाय खेल खेल कर पढ़ाया। उबाऊ होने के बजाय हमने अपना जोर दिया। शिक्षक मजेदार हों। शिक्षकों के बजाय हमने ऐसे व्यावसायिक लोगों की तलाश की जिन्होंने वास्तव में अपनी कंपनियां शुरू की और हमारी शिक्षण शैली का उपयोग करके पढ़ा सकें। छात्रों को ग्रेड देने के बजाय छात्रों ने शिक्षक को ग्रेड दिया। यदि शिक्षक को खराब ग्रेड मिलता है तो शिक्षक को या तो किसी अन्य गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में डाल दिया जाता है या छोड़ने के लिए कहा जाता है। आयु, शैक्षिक पृष्ठभूमि, लिंग और धार्मिक मान्यताएं मानदंड नहीं थे। हमने जो कुछ मांगा था वह सीखने और शीघ्रता से सीखने की सच्ची इच्छा थी। आखिरकार हम एक ही दिन में साल भर का हिसाब किताब सिखाने में सक्षम हो गए।
हालांकि हम मुख्य रूप से वयस्कों को पढ़ाते थे, हमारे पास उच्च वेतन वाले सुशिक्षित व्यावसायिक अधिकारियों के साथ साथ कई किशोर भी थे जो सीख रहे थे। हमने उनसे परीक्षणों में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय टीमों में सहयोग करने के लिए कहा। फिर हमने टीम से एक परीक्षा ली, वही परीक्षा देने वाली अन्य टीमों से प्रतिस्पर्धा की। ग्रेड के लिए प्रयास करने के बजाय हम पैसे पर दांव लगाते हैं, विजेता के साथ सब कुछ ले लिया जाता है। एक टीम के रूप में प्रतिस्पर्धा और अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छा भयंकर थी। शिक्षक को कक्षा को प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं थी। सीखने की प्रतियोगिता शुरू होते ही उसे रास्ते से हट जाना था। परीक्षा के समय शांति की बजाय चीख पुकार, हंसी और आंसू थे। लोग सीखने को लेकर उत्साहित थे। वे सीखने से उत्साहित थे और वे और अधिक सीखना चाहते थे। हमने केवल 2 विषयों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, उद्यमिता और निवेश, बी और आई चतुर्थांश। जो लोग हमारी शिक्षा शैली में इन विषयों को सीखना चाहते थे, वे बड़ी संख्या में आए। हमने विज्ञापन नहीं दिया, सब कुछ मौखिक रूप से फैलाया गया। जो लोग आए वे लोग थे जो नौकरियां पैदा करना चाहते थे, न कि नौकरियां ढूंढना चाहते थे। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि उस रात फोन बूथ रुकूंगा, तो चीजें आगे बढ़ने लगीं। 5 साल से भी कम समय में दुनिया भर में 11 कार्यालयों के साथ हमारा करोड़ों डॉलर का कारोबार हो गया। हमने शिक्षा की एक नई प्रणाली बनाई थी और बाजार ने इसे पसंद किया। हमारे जुनून ने इसे संभव कर दिखाया, क्योंकि जुनून और एक अच्छी प्रणाली ने डर और अतीत की प्रोग्रामिंग पर काबू पा लिया। एक शिक्षक अमीर हो सकता है। जब भी मैं शिक्षकों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता है, तो मुझे उनके लिए दुख होता है। विडंबना यह है कि वे उनके अपने सिस्टम की प्रोग्रामिंग का उत्पाद हैं। वे शिक्षक होने को ई चतुर्थांश के दृष्टिकोण से देखते हैं, बी या आई चतुर्थांश की तुलना में। याद रखें, आप किसी भी चतुर्थांश में कुछ भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि एक शिक्षक भी। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। हम में से अधिकांश के पास सभी चतुर्थांशों में सफल होने की क्षमता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितने दृढ़ संकल्पित हैं। जैसा कि मेरे अमीर पिता ने कहा था, जुनून से व्यवसाय बनता है, डर से नहीं। चतुर्थांश बदलने की समस्या अक्सर हमारी पिछली कंडीशनिंग में पाई जाती है। हम में से कई लोग ऐसे परिवारों से आए हैं जहां डर की भावना को एक निश्चित तरीके से सोचने और कार्य करने के लिए मुख्य प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए, क्या आपने अपना होमवर्क किया? यदि आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो आप स्कूल से बाहर हो जाएंगे और आपके सभी दोस्त आप पर हंसेंगे। अगर आप चेहरे बनाते रहेंगे तो आपका चेहरा उसी स्थिति में फंस जाएगा। और क्लासिक, यदि आपको अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो आपको लाभ के साथ सुरक्षित नौकरी नहीं मिलेगी। खैर, आज बहुत से लोगों ने अच्छे ग्रेड प्राप्त किए हैं, लेकिन सुरक्षित संरक्षित नौकरियां कम हैं और पेंशन जैसे लाभ भी कम हैं। बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि अच्छे ग्रेड वाले लोगों को भी अपने काम से काम रखने की जरूरत है, न कि केवल ऐसी नौकरी की तलाश करने की जहां वे किसी और के काम से काम रखेंगे। यह बाईं ओर जोखिम भरा है। मेरे कई मित्र हैं जो अभी भी नौकरी के माध्यम से सुरक्षा चाहते हैं। विडंबना यह है कि प्रौद्योगिकी की प्रगति लगातार बढ़ती गति से जारी है। नौकरी बाजार में बने रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नवीनतम तकनीक में लगातार प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होगी। यदि आप फिर से शिक्षित होने जा रहे हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के सही पक्ष के लिए आवश्यक कौशल पर खुद को शिक्षित करने में कुछ समय क्यों न व्यतीत करें। यदि लोग वही देख सकें जो मैं विश्व भ्रमण के दौरान देखता हूं, तो उन्हें अधिक सुरक्षा की तलाश नहीं करनी पड़ेगी।
सुरक्षा एक मिथक है। कुछ नया सीखें और इस साहसिक नई दुनिया को अपनाएं। इससे मत छिपो। यह स्वरोजगार वाले लोगों के लिए भी जोखिम भरा है। यदि वे बीमार या घायल हो जाते हैं तो उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, मैं अपनी उम्र के और अधिक स्वरोजगार वाले लोगों से मिलता हूं जो कड़ी मेहनत से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके होते हैं। एक व्यक्ति जितनी अधिक थकान सहता है, वह उतना ही कम सुरक्षित हो जाता है और उसके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यह दाहिनी ओर अधिक सुरक्षित है। विडंबना यह है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर जीवन वास्तव में अधिक सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक सुरक्षित प्रणाली है जो कम से कम काम के साथ अधिक से अधिक पैसा पैदा करती है, तो आपको वास्तव में नौकरी की जरूरत नहीं है या अपनी नौकरी खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधिक पैसा कमाने के लिए बस सिस्टम का विस्तार करें और अधिक लोगों को काम पर रखें। जब मैं अपने साधनों से कम जीवन जीने के बजाय अपने साधनों का विस्तार करने के बारे में सिखाता हूं, तो मैं वही सिद्धांत लागू करता हूं। अपने साधनों से कम जीवन जीने से आत्मा कुचल जाती है और मैंने हमेशा अपने साधनों का विस्तार करने के तरीकों की तलाश की है ताकि मैं जीवन में मिलने वाली हर चीज का आनंद ले सकूं। जो लोग उच्च स्तरीय निवेशक हैं, उन्हें बाजार के ऊपर या नीचे जाने की चिंता नहीं होती, क्योंकि उनका ज्ञान उन्हें किसी भी तरह से पैसा कमाने की अनुमति देता है। यदि अगले 30 वर्षों में बाजार में गिरावट और या मंदी आती है, तो कई बेबी बूमर्स घबरा जाएंगे और सेवानिवृत्ति के लिए अलग रखे गए अपने अधिकांश पैसे खो देंगे। यदि उनके बुढ़ापे में ऐसा होता है, तो सेवानिवृत्त होने के बजाय उन्हें जब तक संभव हो तब तक काम करना होगा। पेशेवर निवेशक वे लोग होते हैं जो अपने पैसे का बहुत कम जोखिम उठाते हैं और फिर भी सबसे अधिक रिटर्न कमाते हैं। जो लोग निवेश के बारे में कम जानते हैं, वे जोखिम लेते हैं और सबसे कम रिटर्न कमाते हैं। मेरे दृष्टिकोण से सारा जोखिम कैश फ्लो चतुर्थांश के बाईं ओर है। बायां हिस्सा जोखिम भरा क्यों है? अमीर डैडी ने कहा, यदि आप अंक नहीं पढ़ सकते तो आपको किसी और की राय लेनी चाहिए। घर खरीदने के मामले में आपके पिता आपके बैंकर की राय को आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है। माइक और मैंने दोनों ने आंख बंद करके शब्द पर उसके जोर को देखा। बाईं ओर के अधिकांश लोगों को वास्तव में इतना अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय संख्या, लेकिन अगर आप सही दिशा में सफल होना चाहते हैं तो आंकड़े आपकी नजर बन जाते हैं। संख्याएं आपको वह देखने की अनुमति देती हैं जो अधिकांश लोग नहीं देखते हैं, अमीर डैडी ने आगे कहा। आपका मतलब सुपरमैन की एक्सरे दृष्टि जैसा है? माइक से पूछा। अमीर डैडी ने हंसकर सिर हिलाया। बिल्कुल, उन्होंने कहा। संख्याओं, वित्तीय प्रणालियों और व्यापार प्रणालियों को पढ़ने की क्षमता आपको वह दृष्टि प्रदान करती है जो साधारण मनुष्यों के पास नहीं होती, यहाँ तक कि वह उस मूर्खता पर हंसे। वित्तीय दृष्टि रखने से आपका जोखिम कम हो जाता है। आर्थिक रूप से अंधा होने से जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन आपको केवल उस दृष्टि की आवश्यकता है यदि आप सही दिशा में काम करना चाहते हैं। बाईं ओर के लोग शब्दों में सोचते हैं। दाहिनी ओर विशेष रूप से आय चतुर्थांश पर सफल होने के लिए आपको संख्याओं में सोचना चाहिए। मुख्य रूप से शब्दों में सोचते हुए निवेशक बनने की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा है। क्या आप कह रहे हैं कि बाईं ओर के लोगों को वित्तीय संख्याओं के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है? मैंने पूछ लिया। उनमें से अधिकांश के लिए यह सही है, अमीर डैडी ने कहा। जब तक वे ई या एस होने की सीमा के भीतर सख्ती से काम करने के लिए संतुष्ट हैं,
तब तक वे स्कूल में जो संख्या सीखते हैं वह पर्याप्त है। लेकिन अगर वे सही दिशा में जीवित रहना चाहते हैं तो वित्तीय संख्याओं और प्रणालियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप एक छोटा व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो आपको संख्याओं में महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप दुनिया भर में एक बड़ा व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो संख्याएं ही सब कुछ बन जाती हैं, शब्द नहीं। यही कारण है कि इतनी सारी बड़ी कंपनियां अक्सर बीन काउंटर द्वारा चलाई जाती हैं। अमीर डैडी ने अपना पाठ जारी रखा। यदि आप पैसे के मामले में सही दिशा में सफल होना चाहते हैं तो आपको तथ्यों और राय के बीच अंतर पता होना चाहिए। आप बाईं ओर के लोगों की तरह वित्तीय सलाह को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकते। आपको अपने नंबर पता होने चाहिए। आपको तथ्य जरूर जानना चाहिए और संख्याएं आपको तथ्य बताती हैं। जोखिम लेने का भुगतान कौन करता है? अमीर डैडी ने कहा, बाईं ओर जोखिम भरा होने के अलावा उस तरफ के लोग जोखिम उठाने के लिए भुगतान करते हैं। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछ लिया। क्या हर कोई जोखिम लेने के लिए भुगतान नहीं करता? नहीं, अमीर पिताजी ने कहा। दाईं ओर नहीं। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि बाईं ओर के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान करते हैं और दाईं ओर के लोगों को जोखिम लेने के लिए भुगतान मिलता है? मेरा मतलब बिल्कुल यही है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बाईं ओर और दाईं ओर के बीच सबसे बड़ा अंतर है। इसीलिए बायां हिस्सा दाएं की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछ लिया। जरूर, अमीर डैडी ने कहा। यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वित्तीय जोखिम कौन लेता है? आप या कंपनी? मुझे लगता है मैं ऐसा करता हूँ, मैंने कहा, अभी भी हैरान हूँ। और अगर मैं एक चिकित्सा बीमा कंपनी हूँ और मैं आपके स्वास्थ्य का बीमा करता हूँ और आपके स्वास्थ्य का जोखिम उठाता हूँ तो क्या मैं आपको भुगतान करूँगा? नहीं, मैंने कहा। अगर वे मेरे स्वास्थ्य का बीमा करते हैं और वे जोखिम लेते हैं तो मैं भुगतान करूँगा। यह सही है, अमीर डैडी ने कहा। मुझे अभी तक ऐसी बीमा कंपनी नहीं मिली है जो आपके स्वास्थ्य या दुर्घटना जोखिम का बीमा करेगी और आपको उस विशेषाधिकार के लिए भुगतान करेगी। लेकिन बाईं ओर के लोग यही करते हैं। यह एक तरह से भ्रमित करने वाला है, माइक ने कहा। इसका अभी भी कोई मतलब नहीं है। अमीर डैडी मुस्कुराए। एक बार जब आप सही पक्ष को बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। मतभेदों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें। अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि कोई अंतर है। वे बस यह मान लेते हैं कि सब कुछ जोखिम भरा है और वे इसके लिए भुगतान करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं और आप दाहिनी ओर के अनुभव और शिक्षा के साथ अधिक सहज हो जाते हैं, आपकी दृष्टि में सुधार होगा और आप वह देखना शुरू कर देंगे जो बाईं ओर के लोग नहीं देख सकते। और आप समझ जाएंगे कि जोखिम से बचने के लिए सुरक्षा की मांग करना आपके लिए सबसे जोखिम भरा काम क्यों है। आप अपनी स्वयं की वित्तीय दृष्टि विकसित करेंगे और आपको अन्य लोगों की राय स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं देख सकेंगे और वित्तीय तथ्यों और वित्तीय राय के बीच अंतर जान सकेंगे। आज एक अच्छा दिन था। वास्तव में यह मेरे द्वारा याद किए गए बेहतर पाठों में से एक था। यह बहुत अच्छा था क्योंकि इसने मेरे दिमाग को उन चीजों के लिए खोलना शुरू कर दिया जिन्हें मेरी आंखें नहीं देख सकती थीं। संख्याएं जोखिम कम करती हैं। अपने अमीर पिता के उन सरल पाठों के बिना मुझे संदेह है कि क्या मैं अपना जुनून ले सकता था और अपने सपनों की शैक्षिक प्रणाली का निर्माण कर सकता था। वित्तीय साक्षरता और सटीकता पर उनके आग्रह के बिना
मैं जानता हूं कि मैं अपने खुद के इतने कम पैसे के साथ इतनी समझदारी से निवेश नहीं कर पाता और इतना अधिक रिटर्न नहीं कमा पाता। मैं हमेशा याद रखता हूं कि प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा और आप जितनी तेजी से सफल होना चाहते हैं, आपको उतना ही अधिक सटीक होने की आवश्यकता है। यदि आप धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हैं या बस जीवन भर काम करते रहना चाहते हैं और किसी और को अपने पैसे का प्रबंधन करने देना चाहते हैं, तो आपको इतना सटीक होने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, आपको संख्याओं के मामले में उतना ही अधिक सटीक होना होगा। अच्छी खबर यह है कि प्रौद्योगिकी और नए उत्पादों में प्रगति के कारण आज अपना सिस्टम बनाने और अपनी वित्तीय साक्षरता को तेजी से विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल सीखना बहुत आसान हो गया है। आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट न अपनाएं। अपने करों को कम करने के लिए एक बड़ा घर खरीदें और कर्ज में डूब जाएं ताकि आप कर माफी प्राप्त कर सकें। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अभी खरीदें क्योंकि कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। धीरे धीरे अमीर बनो, अपनी क्षमता से कम जियो। यदि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाईं ओर के लिए आवश्यक विषयों का अध्ययन करने और उनके बारे में जानने के लिए समय निकालते हैं, तो ऐसे बयानों का कोई खास मतलब नहीं होगा। यह बाईं ओर के किसी व्यक्ति के लिए समझ में आ सकता है, लेकिन दाईं ओर के किसी के लिए नहीं। आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं, जितनी तेजी से चाहें आगे बढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आप तेजी से जा सकते हैं, लेकिन याद रखें, कोई शॉर्टकट नहीं है। यह किताब उत्तरों के बारे में नहीं है। यह पुस्तक वित्तीय चुनौतियों और उद्देश्यों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। ऐसा नहीं है कि एक दृष्टिकोण दूसरे से बेहतर है। एक से अधिक दृष्टिकोण रखना ही अधिक समझदारी है। निम्नलिखित अध्यायों को पढ़ते हुए आप वित्त, व्यवसाय और जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकते हैं।